का सारथी। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात होगी सेहत की, जहां बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी से निपटने की। कोरोना वायरस महामारी के बीच इन दिनों ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस बीच अब व्हाइट फंगस के मामले मिलने के बाद अब येलो फंगस के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है। ये बीमारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि येलो फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे कई मरीजों में अब ब्लैक फंगस के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का संक्रमण दिखाई दिया। पिछले 1-1.5 माह में कोविड-19 संक्रमितों में ये समस्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली स्थित एम्स के न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर पद्मा ने बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या जो ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में फंगल इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अभी देखा गया है। डॉक्टर पद्मा ने कहा कि फंगल इन्फेक्शन से खतरा है और अगर इलाज नहीं मिला तो 80% मामलों में मौत की संभावना है। ब्लैक फंगस और येलो फंगस को लेकर लोगों में डर और कई सवाल हैं। उन्हीं सवालों के साथ हम आज अपने इस कार्यक्रम में उनको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसके अलावा और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको डॉक्टर से परिचय कराएंगे, उससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा है ब्लैक फंगस को और येलो फंगस को लेकर। आपको सुनाते हैं। अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन is not one factor which is definitely linked with this. हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक
चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको एक जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको, वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं, 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। सो हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव 2 म्यूकर वार्ड्स, 1 फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड 1 फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सही है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो और उसके ऊपर आपके नेज़ल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए तो इट कैन हैव वर्स आउटकम। अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस। हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे आजमगढ़ ले चलेंगे, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। स्पेशल केस को तफ्तीश करने के लिए एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम तैयार किया गया। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर ये उनका दौरा है। वहां पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और इस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो यूपी सीएम लगातार प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी दौरे को देखते हुए आज आजमगढ़ पहुंचे हैं। तमाम सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है और अब लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी झांसी गए, गोंडा गए और इटावा के सफाई भी गए थे। उसके बाद अब ये आजमगढ़ पहुंचे। लगातार सीएम योगी प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में ये आजमगढ़ का दौरा है, जहां पर वो पहुंचे हैं। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, लोगों को किस प्रकार की परेशानी हो रही है, क्या सुविधाएं पहुंच पा रही लोगों तक, उसका जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की और अब वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आजमगढ़ की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के कई जिलों, जनपदों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में आजमगढ़ पहुंचे हैं और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में लोगों से जानकारी ली, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, साथ ही कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम योगी आजमगढ़ में। प्रदेश सरकार की और यही नहीं, सेकंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रख करके हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हुई है। अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है।
यहां पे तीनों जनपद के मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की। आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएससीज में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है। मेडिसिन किट का, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का आरआरटी की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं। लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं, कि मुकाबला करने से विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबा टीम सरकार मुफ्त में रही है वैक्सीन। लोग वैक्सीनेशन जन सुनवाई केंद्र जो सीएस, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं
तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े वे लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने, शेष अन्य लोगों को बाहर ध्यान, जीवन के लिए ध्यान जागरूक करना चाहिए। नाथ आजमगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने लोगों से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सरकार पूरी कोशिश कर रही लोगों को सुविधाएं मिले और 1 जून से सभी के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने जा रही है। हम वापस अपने इस कार्यक्रम में आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ गया। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके साथ ही डॉक्टर अनिल मावी हैं, रिसर्च एसोसिएट PCIU दिल्ली से। सर, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर अमरेश हैं, HOD हैं, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, कानपुर JSVM से जुड़ गए। सर, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले डॉक्टर अरविंद आपके पास आऊँगा। सर, अभी तक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से लोगों की चिंताएं बढ़ाई थी, अब आज एक येलो फंगस का मामला सामने आया है। क्या अब फंगस भी अपने रूप बदल रहा है? ये जो फंगस है ये इनका अभी एक तो ये रिसर्च का विषय है कि ये क्यों हो रहा है इतना काफी संख्या में। इसके जो कुछ कारण हैं वो कारण एक तो वायरस इटसेल्फ है। ये जो कोरोना वायरस है ये इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है और दूसरा जो शुगर है उसको बढ़ा देता है और इसके जो ठीक करने के लिए जो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोरोना वायरस की निमोनिया की वजह से जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस, उनको सप्रेस करने के लिए जो हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं उसकी वजह से वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग एक फैक्टर माना जा रहा है इसके लिए। और बाकी एक जो फंगस जो ग्रो करता है, जैसे जो हाइड्रेंट चैम्बर्स होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें भी जो फंगस ग्रो कर जाता है और जो ट्यूबिंग्स जो होती हैं ऑक्सीजन की जो वहां से आती हैं उसमें भी फंगस ग्रो कर जाता है। तो कोई भी फंगल ग्रोथ हो सकती है, तो कोई भी फंगल रोग हो सकता है मरीज को। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों में कौन से कारण इसमें योगदान दे रहे हैं, ये एक रिसर्च का विषय है। इस पे लोग शोध कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो ये कुछ कारण हैं। इन कारणों को जहां तक हो सके हम सब लोग दूर करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और यही जो कारण है मेनली जो अभी जो सोचे जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल मावी आपके पास आऊंगा। सर, अब ये कहा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है और व्हाइट फंगस है, सिम्टम्स येलो फंगस की भी सेम ही है, अलग नहीं है, लेकिन ये लंग्स को बहुत इफेक्ट करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक इंसानों में नहीं पाया जाता था, ये पहला मामला है जो इंसानों में पाया गया है। क्या ये बहुत अलग है सर? हाँ, ये ब्लैक फंगस का जो पहला डिसीज था, जो पहला पेशेंट डिटेक्ट हुआ था अराउंड 1837 या 57 में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। अब इसमें ये देखना है कि जो ड्यूरिंग पेंडेमिक जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो जो इनके सिलेंडर्स थे जो हॉस्पिटल्स में डिलीवर किए गए हैं, अभी सर ने भी बताया कि जो इसके जो चैम्बर्स होते हैं उसमें भी फंगस ग्रो हो जाता है। और इसका मेन बेसिक यही कारण रहा कि जैसे आपके घर में भी आपका फ्रिज हो गया या आपकी जो वॉशरूम है, कभी कभी देखते हो उसमें भी थोड़ा फंगस आ जाता है। तो ये एक अपने आप में एक नई चीज आ रही है सामने की ब्लैक फंगस से जो आंखों में स्वेलिंग और हमारे इंटेस्टाइन में भी और हमारे जो लंग्स में भी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आ रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सैनिटाइज करना, बट जो हमारा सराउंडिंग्स है घर में, जैसे कमरे हो गए, आपका रीडिंग रूम हो गया, या आपका किचन हो गया, या आपका बेडरूम हो गया, हमें उसको भी थोड़ा हाइजीन रखना पड़ेगा, पूरा साफ सफाई रखना पड़ेगा। जैसे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जैसे लीक करता है, या फिर स्वेलिंग सीलन आ जाती है, उस चीज को हमें ऑब्जर्व करके उन चीजों को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और हॉस्पिटलों में भी थोड़ा और केयर भी करनी पड़ेगी इसके लिए, ब्लैक फंगस के अगेंस्ट भी। प्रोफेसर अमरीश, आपके पास आऊंगा सर। सर, अभी रणदीप गुलेरिया जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले ये बातें आ रही थी कि जिन्होंने ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन की वजह से उनको ये जो संक्रमण है, क्या बोलते हैं, ये येलो फंगस, ब्लैक फंगस हुआ है। लेकिन अब जो लोग घर पे थे, जिन्होंने ऑक्सीजन भी नहीं ली, उनमें ये मामले देखे गए। जी, कि सिर्फ ऑक्सीजन जो लिए हैं उन्हीं को फंगल इन्फेक्शन हुए हैं। ये बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, जो मौका परस्त, अगर जो इसको हिंदी में कहें तो ये जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, चाहे अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक स्टेरॉइड की वजह से हो रही हो, तो ऐसे केसेज में अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होम आइसोलेशन के भी मरीज में ये हो सकता है, और ये ऐसे केसेज मिल रहे हैं। जी सर, ये एक बड़ी खबर है कि पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ये वायरस नहीं है जो आप घबराएं कि एक दूसरे से फैल सकता है। ये वायरस जैसा इसका कंटेजियसनेस तो नहीं है, क्योंकि जो कोविड वायरस है इसमें अभी नए स्ट्रेन में माना जाता है कि ये हाईली कंटेजियस है, और कुछ मीटर तक के भी दूरी में कोई अगर जो आ गया बिना मास्क के तो उसको संक्रमण हो सकता है। उतना ये कंटेजियस नहीं होते हैं, ये बेसिकली स्पोर्स से इनके इन्फेक्शन होते हैं, और जो हवा के द्वारा हमारे सांस की नसों में या पाइप में जाता है, नाक में, नॉस्ट्रिल्स में, और वहां से ये जर्मिनेट करता है। इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, और डायबिटीज और ये सारी चीजें अगर जो इसको फेवरेबल मिलती हैं तो ये जर्मिनेट करके अपना नाक और आंख और ब्रेन तक ये पहुंच सकता है, और कुछ केसेज में इंटेस्टीन या पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कंटेजियसनेस या इन्फेक्टिविटी कोरोना वायरस जितनी तो नहीं है डेफिनेटली, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट भी आसानी से नहीं हो सकता। जी, हम वापस आएंगे। डॉक्टर हमारे साथ अरविंद आशीष विश्वास जी भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें इन दिनों कई बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है कोरोना वायरस का। अगर राजस्थान के दौसा जिले की अगर बात करें, वहां पर पिछले कुछ दिनों में 341 बच्चों में संक्रमण पाया गया है। तो क्या जो एक डर था थर्ड वेव को लेकर, क्या वो अब देखा जा सकता है? देखिए, हमारी जो एक संस्था है भारतीय बाल रोग अकादमी, इसने ये बताया कि बच्चों में संक्रमण हो तो रहा है, लेकिन जितनी तेज लहर के बारे में आशंका है और लोगों के मन में डर है और वहम है इस चीज को लेके, वो बच्चों में क्लिनिकल केसेस उस सिवियरिटी के नहीं मिल रहे हैं। आप मान के चल सकते हैं कि बच्चों में जो होते हैं सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह नहीं होते। मे बी इसका रिसेप्टर इसका एक रीजन हो सकता है कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो जिस रिसेप्टर से बॉडी में अटैच करता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, एस रिसेप्टर, वो शायद बच्चों में कम मात्रा में पाई जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इनेट इम्यूनिटी अपनी मदद माँ के जरिए मिलता है। जब बच्चे वो पैदा होते हैं 6 महीने तक 7 महीने तक इनेट इम्यूनिटी रहती है, वो भी एक प्रोटेक्शन का एक फैक्टर है जो कि बच्चों को बचाती है। और क्योंकि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 30 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, वो नौकरी के चक्कर में या फिर ऐसे बाजार वगैरह खरीदारी के लिए करने के चक्कर में जाते हैं, बच्चे आवश्यक घर पे ही रहते हैं, तो उनका बेसिकली एक्सपोजर जो होता है ज्यादा होता है, इसलिए उनमें संक्रमण भी ज्यादा होता है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव की बात की उसमें बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए थे, सेकेंड वेव जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं बेसिकली इसमें एज एक शिफ्ट हुआ है। अब 30 to 50 एज के लोग जो है, युवा वर्ग जो है वो संक्रमित हो रहा है, क्योंकि वो बेसिकली मोबाइल है बहुत ज्यादा। अब एक थर्ड वेव को लेकर लोगों में आशंका है कि थर्ड वेव जब आएगा तो हो सकता है कि हमारे जो 0 to 18 एज के बच्चे रहे उनमें संक्रमण हो सकता है। तो इसके लेके सरकार जो है वो बहुत युद्ध स्तर पे एक प्लानिंग कर रही है। और आपने देखा होगा, खबरों के माध्यम से ये सुना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 to 100 बेड आईसीयू जो है एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। अब आज के समय में
जो हमने सेकेंड वेव में देखा कि पहले कुछ इंजेक्टेबल्स वगैरह की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, प्लाज्मा की कमी थी, बेड की कमी थी, वो धीरे धीरे करके सरकार ने पूरे कर लिए हैं और उनकी जो है अब बहुत ज्यादा कमी नहीं रह गई है। लेकिन प्लानिंग जो होता है वो बहुत इसेंशियल होता है। सर अगर जो मामले देखे गए हैं, जो अगर जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं बच्चों में, वो 11 से लेकर 17 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, तो सर क्या अब पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, क्या उनको अब क्या बच्चों के डाइट प्लान को चेंज करना चाहिए, जो पहले खान पान था उसको बदलकर कुछ और खान पान करना चाहिए, ताकि वो क्या उपाय करें, बचाव हो सके बच्चों का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे जो होते घर पे रहते हैं और उनको जो संक्रमण होता है उनके माँ बाप या रिलेटिव जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो किसी भी पैंडेमिक को रोकने के लिए अभी तक जो देखा गया है, बहुत सारी चीजें आई, रेमडेसिविर आया, प्लाज्मा आया, लेकिन धीरे धीरे आईसीएमआर WHO ने उससे हाथ अपना खींच लिया, तो इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिवनेस नहीं। लेकिन एक बात पे आप सभी से पूछेगा, स्पेशलिस्ट से, WHO से, जो आईसीएमआर है, सबने यही बोला है कि वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी। अगर हम टीकाकरण करने में जो है कहीं भी अगर हम लापरवाह साबित होते हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। तो हम लोग के पास में जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा किसी भी कारण से, या तो वो हिचकिचा रहे हैं, या स्लॉट नहीं मिला है, या कोई भी और भी कारण हो, या अवेलेबिलिटी नहीं है, सबसे पहले जितने बड़े लोग हैं वो अपने आप को टीकाकरण के लिए उनको बांधी करिए, स्लॉट बुक करिए और उनका टीकाकरण कराइए, जिससे कि उनमें जो है गंभीर संक्रमण कोरोना का वो जो है कुछ हद तक उस पर लगाम लगेगी। अगर गंभीर संक्रमण पेरेंट्स में, एडल्ट्स में नहीं होगा तो आप ये यकीन मान के चलिए कि बच्चों में भी संक्रमण जो है वायरल लोड उतना नहीं होगा। बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। सर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। साथ ही बच्चों में भी अब संक्रमण देखा जा रहा है। हम सीधे डॉक्टर अनिल मावी के पास आएंगे। डॉक्टर अनिल मावी, स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन करना भी एक बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का? हाँ सर, हाँ जी, जैसे अभी आपने देखा है कि जो वेरी सीवियर केसेस है कोरोना के, तो उसमें जो स्टेरॉइड यूज हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही यूज हुआ है। उससे क्या होता है कि जो आपको पता, यू नो वेरी वेल कि जो कोरोना वायरस है उसने ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी का इन्फेक्ट किया है, लंग्स को भी, ये भी। तो उससे क्या है, जो स्टेरॉइड जैसे दिया गया है तो उससे हमारे जो इम्यूनिटी है उससे और भी सप्रेस हुआ है। और जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जैसे उनमें कार्डियक अरेस्ट की भी ज़्यादा केसेस आए हैं अभी सामने। तो उससे जैसे हमारी इम्यूनिटी जैसे ड्यूरिंग कोविड ज़्यादा सप्रेस हुई है, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि उन पेशेंट को ऑक्सीजन भी दिया गया है। और ऑक्सीजन में अभी अमरीश सर ने भी बताया था कि जो इनके हाइड्रेंट पाइप होते हैं उनमें भी अंदर ऑलरेडी फंगस होता है। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो ब्लैक फंगस का जो मेन है कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो शायद हाइजीनिक ऑक्सीजन भी ना प्रोवाइड कराई गई हो। तो सर, क्या जैसे लोग अब देख रहे हैं कि खुद से ही एक दूसरे को स्टेरॉइड का सजेस्ट करते हैं, घर पर रहकर भी उनको लगता है कि स्टेरॉइड किससे हम ठीक हो सकते हैं, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ही ये अपना ट्रीटमेंट खुद से करने लगे हैं। कितना बड़ा खतरा है? क्या उनको ऐसा करना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट के स्टेरॉइड का सेवन? सर, ये बात आप सही कह रहे हैं। जो पेशेंट इन होम आइसोलेशन में है और बिना किसी डॉक्टर के वो अपने आप ही स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमारे अंदर जो कार्डियक हार्ट में भी ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे जो कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव कार्डियक से भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसके क्लॉट भी हो रहे हैं, क्लॉट के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भी हमें मेडिकेशन करना है प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करना है। तो जैसे ही हमें कोई सिम्टम्स आए तुरंत हमें अपना टेस्ट कराना है, चाहे हमें खांसी हो, फीवर हो, तुरंत हमें डर जाना है कि हमें कोरोना हो सकता है, तुरंत टेस्ट कराएं और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हीं की ही प्रेस्क्राइब मेडिकेशन स्टार्ट करें। विदाउट नहीं करना वो और भी जानलेवा है। बिना कंसल्ट के खुद से कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट खुद से मत करें। प्रोफेसर अमरीश, आपके पास आऊँगा सर, अब ये देखा गया ज़्यादातर केसेस में जो फंगल इन्फेक्शन के केस आए सामने कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और ब्लड शुगर का लेवल अगर आपका बढ़ता है तो ज़्यादा केसेस फंगल इन्फेक्शन के देखे जा रहे हैं। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और ये हम डेली लाइफ में पर डे हम लोग एक्सपोज होते रहते हैं ऐसे स्पोर से, बट हमें अमूमन इन्फेक्शन नहीं लगता है, क्योंकि हमारी शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी ऐसी है कि उसको खत्म कर देती है, किल्ड कर देती है, कंट्रोल कर देती है। लेकिन अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट और खासकर वो जो अनकंट्रोल वाले या डायबिटिक पेशेंट जिनको कोविड हुआ, तो उनको डबल मतलब शुगर एक तरीके से हुआ और स्टेरॉइड लिया तो ट्रिपल। तो मतलब ये तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि ऐसे मरीजों का शुगर बहुत हाई लेवल शूट किया, 500-600 तक गया और उनकी उसी अकॉर्डिंगली इम्यूनिटी सप्रेस हुई। तो इस म्यूकरमाइकोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो अनकंट्रोल डायबिटीज विद एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस के कंडीशन में म्यूकरमाइकोसिस के होने के चांसेस होते हैं। और इन्हीं मरीजों को जो ज्यादा इम्यूनोसप्रेस्ड थे, स्टेरॉइड पे थे और ज्यादा डोज लिए या ज्यादा लंबे समय तक लिए, इनको ही ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपके पास आऊंगा सर। ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से जो गांव के लोग हैं, फार्मर हैं जो फार्मिंग करते हैं, कच्ची मिट्टी और जानवरों में ज्यादा उनसे बचने की ज्यादा जरूरत है हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ये जो है इस तरह से नहीं हो सकता। जब इम्यूनिटी वीक होती है, जब हमारे ऊपर हमला करता है फंगस, अदरवाइज ये कुछ नहीं करता, ये हमारे वातावरण में मौजूद रहता है हर समय और ये अभी नहीं, ये पहले से मौजूद है। तो ऐसा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को, कोई भी। हाँ, जो इस तरह की जो कुछ
चीजें होती हैं वो जिन पे फंगस ग्रो कर जाता है, इस तरह की चीजें खाने से बचें, फ्रेश खाना खाएं। सर आप वापस आऊंगा आपके पास, हम आपको सुना देते हैं जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो आपके जो थर्ड वेव की जो अफवाह चल रही कि बच्चों थर्ड वेव आ गई, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जिनका कहना है डरने की जरूरत नहीं है, जो अफवाह चल रही थर्ड वेव आ गई, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे, वापस हम डॉक्टर आशीष विश्वास जी आपके पास आएंगे। सर, जो दिल्ली एम्स के निदेशक हैं उनका कहना है, शायद हमारे साथ डॉक्टर आशीष विश्वास इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं, वापस हम आएंगे डॉक्टर अरविंद कुमार जी आपके पास। डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से दिल्ली एम्स के निदेशक बोल रहे हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ये जो वेरिएंट है इससे कि बच्चों में इन्फेक्ट हो रहा है, थर्ड वेव आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है। वो इसलिए कि जैसे बच्चों में अभी तक कोई सीवियर इन्फेक्शन सामने नहीं आए हैं और बच्चे सेफ हैं अभी हमारे, और बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो ये कुछ जो संभावनाएं हैं इनके आधार पे लोग बोल रहे हैं। ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता कि बच्चों को होगा या इससे किसको ज्यादा होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सही कह रहे हैं। लेकिन सर, इंटरनेशनल रिपोर्ट अगर जो आई है, इंटरनेशनल जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि जो पहले भी जो फ्लूज आए हैं, स्पेनिश फ्लू की बात करें, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव भी आई है और कई कंट्रीज में थर्ड वेव आ भी चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट वेव में सीनियर सिटीजन्स जो थे उनको इन्फेक्ट किया और सेकंड में यूथ को किया, तो थर्ड वेव में क्या बच्चों का इन्फेक्शन होगा? खबरें तो सर ऐसी हैं और कई प्रदेश राज्यों सरकारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं बच्चों के हॉस्पिटल्स जो आईसीयू होते हैं उनको बेड्स को लेकर। इसमें जो है कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है और क्योंकि बच्चे ज्यादातर घर पे रहते हैं और बड़े लोग हैं वो बाहर घूमते हैं, काम से जाते हैं अपने, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इस इन्फेक्शन की वजह से। और बच्चे क्योंकि स्कूल बंद रहे तो बच्चे घर पर ही रहे हैं, तो बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड रहे हैं। और अगर बच्चों को हुआ भी है तो उनको इतना सीवियर नहीं हुआ है, उनको कई बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि उनको इन्फेक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हुआ है। और चूंकि ये नया वायरस है आया है तो इसके अगेंस्ट इसके प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किसी के अंदर नहीं है, या तो इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है या फिर वैक्सीनेशन से हुई है, तो उन्हीं लोगों को प्रतिरोधक क्षमता हुई है इस वायरस के प्रति। तो ऐसे प्रोटेक्टेड हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर नया वेरिएंट आता है तो वो इन्फेक्ट कर सकता है, भले ही उस रोग की उतनी तीव्रता ना हो, लेकिन वो इन्फेक्ट तो कर ही सकता है। नए वेरिएंट को लेकर आपने बात की डॉक्टर अनिल मावी, जो वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, पहले म्यूटेंट वायरस की बात होती है, फिर धीमे से ज्यादातर लोगों को फैलता है, फिर ये वेरिएंट का रूप ले लेता है, तो जिस तरह से वेरिएंट चेंज हुए हैं आगे भी ऐसे ही वेरिएंट चेंज होने की संभावना है सर? डॉक्टर अनिल मावी, आपसे सवाल है हमारा।
सर दोबारा रिपीट करिए सर। सर जिस तरह से वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, पहले ये म्यूटेंट वायरस के रूप में आता है, कई लोगों के बीच जाता है, उसके बाद धीरे से ये एक नए वेरिएंट का रूप ले लेता है, तो सर क्या आगे भी वेरिएंट चेंज होने की संभावना है? हाँ सर, आप जो क्योंकि जो वायरस है जब किसी की बॉडी में जाता है तो उस बॉडी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को म्यूटेट करता है। फिर एक एज पर देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में जो ब्रिटिश स्ट्रेन थी, ब्रिटेन की स्ट्रेन थी, उसके काफी केसेस डिटेक्ट हुए थे इंडिया में, तो वो काफी हार्मफुल था। अब इस पेंडेमिक में ज्यादातर जो केसेस आए हैं वो यूथ पर ज्यादा केसेस प्रिडिक्ट हुए, क्योंकि कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो डिपेंड करता है कि उस क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी, वो फिर अपने आप को अपने अकॉर्डिंग या फिर जो जिस बॉडी में गया उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। और जब चेंज करता है तो उसकी जो लिथलिटी है, मतलब जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्फेक्शन फैलाने की, वो डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा होगा या कम होगा। वो डिपेंड करता है कि जब एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में जा रहा है या एंटर कर रहा है किसी के संपर्क में, तो लिथलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, क्योंकि ये वायरस अपने आप को एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। जैसे ये स्ट्रेन था B.1.167, ये ज्यादा ही कंटेगियस है, ये 1 मिनट या 30 सेकंड के संपर्क में आते ही दूसरा पीपल जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। अब हम इससे ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये अपने आप को और भी म्यूटेट कर सकता है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, इंदिरा झांसी से। इंदिरा, क्या है आपका सवाल? इंदिरा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। वापस हम आएंगे प्रोफेसर अमरेश के पास। सर, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया है वैक्सीन लेने के बाद भी एक नया वेरिएंट अंदर आपका बनता है। वैक्सीन क्या है कि जो वैक्सीन डेवलप की गई है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो या वैरायटी हो, वो एक सर्टेन सीक्वेंस या वायरस के एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को लेके या कुछ सीमित स्ट्रेनों को लेकर की जाती है। लेकिन ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, और ये वायरस के प्रॉपर्टी में होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते रहते हैं। उसमें बहुत सारे म्यूटेशन साइलेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इफेक्टिव म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिससे वायरस की इन्फेक्टिविटी, विरुलेंस मतलब उसकी लिथैलिटी या मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो हम ये श्योरली तो नहीं कह सकते कि कोई भी वैक्सीन ले लें और इसके सारे वेरिएंट से हम बचे रहेंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर, जो डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है, ये सारा ही पालन करना आवश्यक होगा। जी सर, एक सवाल ये भी कुछ रिपोर्ट्स में भी आया कि अगर आप मास्क ज्यादा समय तक लगाते हैं या फिर मास्क को ठीक से उसको वॉश नहीं करते या चेंज नहीं करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन की संभावना उसमें भी देखी जा रही। सर जी बिल्कुल सही बात है। किसी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे जो जरूरी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होना चाहिए। जब हम मास्क बहुत देर तक लगाते हैं और उसको प्रॉपर क्लीन या स्टरलाइज या वॉश नहीं करते हैं, सनलाइट नहीं दिखाते हैं या किसी भी स्टरलाइजेशन मेथड उस पर नहीं यूज करते हैं और लगातार ऐसे मास्क का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जर्म्स और फंगल स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और यही हमारे सांसों के थ्रू सांस की नलियों में जाते हैं और वहां जर्मिनेट, अगर जो हमारी जनरल इम्यूनिटी कमजोर है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, चाहे वो स्टेरॉयड लेने की वजह से हो और चाहे किसी भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस में हो, तो वो इन्फेक्शन हमें लग सकता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक, ये मौका परस्त फंजाई होते हैं। जी तो सर, क्या जैसे बहुत लोग मास्क का यूज करते हैं और बहुत लोग मास्क यूज करने के बाद उसमें सैनिटाइज कर लेते हैं उसको बाहर से, वो कितना उचित है सर? मास्क को एक्चुअली सैनिटाइज करके यूज करना बहुत रिकमेंडेशन नहीं है इसके। मास्क कायदे से हमें कई सारे एक साथ रखने चाहिए और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसके हिसाब से एक एक मास्क प्रत्येक सप्ताह में एक दिन सिर्फ पहनना चाहिए, या फिर मास्क को हम उसको निकाल के वॉश करके सनलाइट में 2-4 घंटे छोड़ दें तो भी काफी हद तक वो क्लीन हो जाता है, जर्म फ्री हो जाता है। तो मास्क का क्लीनिंगनेस बहुत जरूरी है, या फिर डिस्पोजेबल जरूरी है यूज करना।
अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रीयूजेबल मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली क्लीन रखें और बहुत सारे मास्क अल्टरनेट ऐसे करके यूज करें। बिल्कुल, उसको प्रॉपर क्लीन रखें और मास्क बदलते रहें, अगर आप बदल सकते नहीं तो वॉश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अरविंद आपके पास आएंगे सर। जिस तरह से फंगल इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और अब तो येलो फंगस भी आ गया है, अगर सर इसके सिम्टम्स अगर हम जान जाते हैं और कितनी जल्दी इसका इलाज कर लें, ट्रीटमेंट कर लें ताकि हम बच सकते हैं सर, क्योंकि कई केसों में तो लोगों की डेथ हो गई है, बहुत लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई सर। बिल्कुल, आपको कोई भी अगर सिम्टम होता है जो नया है, जो उससे रिलेटेड नहीं है, नया सिम्टम आया है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि इसके लक्षणों में सिर दर्द होना और नाक बंद होना, नाक के आसपास दर्द होना और आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण हैं। सुस्ती आना, इस तरह के अगर लक्षण आते हैं और ब्लैकनिंग होना आंख के आसपास और नाक के आसपास, कालापन होना सूजन के साथ और दर्द के साथ, तो अगर इस तरह के लक्षण आते हैं या आना शुरू होते हैं तो आप इसमें देरी ना करें, क्योंकि इसमें अगर देरी हो जाती है तो ये जो फंगल ग्रोथ है, जो इन्फेक्शन है इसका, फंगस का, ये उस टिश्यू को डैमेज कर देता है। जैसे कि आपके डैमेज कर, जैसे कि अगर आपके आंख में हो गया तो आंख को डैमेज कर देगा। अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया तो आंख को डैमेज कर देता है, और आंख को डैमेज कर देता है तो आंख को निकालना पड़ सकता है, और अगर और जल्दी नहीं किया गया तो ये आंख के थ्रू और ये नाक के थ्रू ऊपर जाकर के ये आपके दिमाग में पहुंच सकता है। ब्रेन हेमरेज का भी खतरा बना रहता है। हमारे साथ एक कॉलर सर जुड़ गए हैं, विनोद हैं लखनऊ से। विनोद, अपना सवाल कीजिए। विनोद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लाइन पर लगा हुआ हूँ। हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद सवाल करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। मेरी वॉल्यूम कम है, मैं डॉक्टर साहब से मतलब मैं लाइन पर हूँ। निर्दोष जैन उलियानी से बोल रहा हूँ, यूपी से। आपने सवाल कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही है? मैं सवाल कर रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया। राहुल एक है रतलाम से कॉलर। राहुल, क्या है आपका सवाल? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल भी हमारे यहाँ पर प्रभारी मंत्री मोहन जी यादव, जो जिले के प्रभारी मंत्री है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के सदस्यों के साथ में उन्होंने मीटिंग भी ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में फंगस को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया गया था तो उनका एक ही जो फैसला था कि हम पूरे जिले सहित जो संभाग है एक उसके लिए हॉस्पिटल तैयार करेंगे और उसके लिए अच्छे से अच्छे इलाज हो सके अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी 2-4 जो मामले रतलाम जिले में आए, अभी तक इनका इलाज के लिए कई परेशानियां सामने आ रही हैं। जी राहुल, आप कोई ऐसा सवाल है जो हमारे डॉक्टर से कर सकते हैं? ये कहना चाहूंगा कि इससे अगर जो ये फंगस जो बीमारी चल रही है, इसके लिए अभी जो लाभदायक जो परिणाम है वो क्या परिणाम है? एक और कॉलर है निर्दोष बदायूं से। निर्दोष, अपना सवाल कीजिए। निर्दोष जैन बदायूं से, मैं उजानी से बोल रहा हूँ, उजानी डिस्ट्रिक्ट बदायूं। जी सर, अपना सवाल कीजिए। ओके, लाइन पर हूँ मैं। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों में और बड़ों में किस तरीके से हम अगर बाहर निकलते हैं घर से तो हम किस तरीके से बचाव करें बच्चों का और अपना खुद। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे डॉक्टर अरविंद से। डॉक्टर अरविंद, इनका सवाल है कि अगर ये घर के बाहर जाते हैं तो बच्चों का कैसे बचाव करें? सबसे बड़ा उपाय यही कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा करके निकलें। बिल्कुल भी मास्क लगाना ना भूलें, और मास्क को बहुत ही अच्छे से लगाएं और नाक के ऊपर लगाएं और नाक के दोनों तरफ उसको सील करके रखें, तो इधर उधर से उसके जो है अंदर हवा ना जाए। जो भी आप सांस लें वो मास्क के द्वारा ही होकर के आए, फिल्टर होकर के आए आपकी सांस। तो मास्क जो है बिल्कुल आपको हटाना नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी करिए, मास्क लगाए रहिए। जहां तक हो बाहर खाना पीना खाने से बचें,
किसी के साथ बैठ करके खाना ना खाएं, क्योंकि आप जब अगर खाना खाएंगे तो आप मास्क उतारेंगे, और जैसे ही आपने मास्क उतारा और वैसे ही अगर वायरस से इन्फेक्टेड कोई है तो वो वायरस जो है आपके अंदर आ जाएगा, उसकी सांस के थ्रू आपके अंदर आ जाएगा। ये बात करने से, खांसने से ये वायरस फैलता है। तो ये विशेष ध्यान रखें, और बच्चों को भी कहें कि आप घर से बाहर न निकले, घर पर ही रहें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो बच्चों को भी मास्क लगाने के बाद ही बाहर निकलने दें। यही इसका सबसे सटीक उपाय है बचने का। और अपने को अगर वैक्सीनेट करा सकते हैं, उस एज ग्रुप में आते हैं, तो आप जरूर वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन एक जरूरी है, एक सुरक्षा कवच है। अगर वैक्सीनेशन आप करा लेते हैं तो आप बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं, और बाहर जब जाएं तो मास्क का उपयोग अवश्य करें। डॉक्टर आशीष विश्वास, आपके पास आऊंगा सर। बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है, तो आपने जैसे बताया कि बच्चों का खान पान, बच्चों को कैसे हम सेफ रखें, साथ ही साथ एक सवाल ये भी कि बच्चे इस वक्त फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बच्चे घर पर करें ताकि उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो स्ट्रांग हो सके सर? देखिए, बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो बच्चों के खान पान से लिंक है। अगर हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन है, मल्टीमिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि हमको पौष्टिक भोजन खाने से मिलता है, ताजे फल खाने से मिलता है, हरी सब्जियां खाने से मिलता है, तो हमें बहुत ज्यादा अपनी इम्यूनिटी टिकट करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन, हमारा पोषण जो है वही हमारी इम्यूनिटी बनाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि इस लॉकडाउन में, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनका फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। वो लोग बच्चे पहले स्कूल जाते थे, दूसरे बच्चों के साथ खेलते थे, दूसरे बच्चों के साथ मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे, तो उनके सोशल स्किल्स और फिजिकल स्किल्स जो है बहुत ही लिमिटेड हो गए। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उन बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है, जैसे उनमें ओबेसिटी, मोटापा बढ़ गया है बच्चों में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आजकल होती हैं, तो उसमें क्या हो गया, बच्चों की जो विजन है वो लिमिटेड हो गई है। और ऐसे बच्चों में देखा गया है कि आमतौर पे पहले चश्मा वगैरह का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि ऑप्थेल्मिक सर्जन भी बेहतर बताएंगे कि बच्चों में भी जो है चश्मे का पावर वगैरह आ गया है, जिसकी वजह से उनकी नजर कमजोर होगी। और ऐसे बच्चों में अगर मोबाइल और गैजेट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन या रात में नींद ना आना, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट कर रहा है। ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है जो बच्चों में देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर पेरेंट्स घर पे हैं या उनके दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बच्चों के साथ एक मित्र भाव की जो है वो स्थापना कर सकते हैं। वो अपने आप को एक बच्चे के मित्र की तरह अपने आप को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग हैं, बच्चे अलग हैं, उनके साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं पेरेंट्स, और उनको कहानियां सुना सकते हैं, उनको अलग अलग जो किताबें हैं उसके बारे में रोचक कहानियां होती हैं वो पढ़ के सुना सकते हैं। उनके बेसिकली अल्फाबेट्स वगैरह जैसे होते हैं, या गीत गाकर आजकल बच्चों के स्टोरी बुक्स वगैरह भी आती हैं, ऑडियो बुक्स भी आती हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको टीवी वगैरह, यूट्यूब वगैरह से मिल सकता है। वो आपस में बातचीत करके या इस तरह के गेम्स वगैरह खेल के भी उनका मन हौसला जो है बढ़ा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए घर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम जिससे कि हम लोग बेसिकली स्वस्थ हैं, जैसे योगा हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होता। योगा के लिए तो एक सिंपल एक योगा मैट चाहिए, तो इसके बैठ के भी आप बहुत सारे आसन हैं जो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फिजिक्स वगैरह जो है बिल्कुल ठीक रहे। तो बेसिकली बच्चों को और पेरेंट्स के समन्वय स्थापित सर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बच्चों के लिए जी सर? ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर बच्चे करें तो अभी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। बेसिक एक्सरसाइज, जी सर, बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं। जैसे हम सुबह सो के उठते अंगड़ाई लेते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं, वही रेपिटेशन में कई सारे हम कर सकते हैं। जॉइंट जो है वो आपस में थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। ये तो मतलब हम लोग देखते हैं घर पे आराम से कर सकते हैं, और बच्चे हमें फॉलो कर सकते हैं, वो चीज हम कर सकते हैं। विजुअल एक्सरसाइजेस के लिए होता है कि अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो इसमें 6 मिनट के बाद जो है बेसिकली 6 फीट की दूरी पे हमें देखना है, या रेपिटेटिव ब्लिंकिंग करनी है। ब्लिंकिंग से फायदा होता है कि हमारे आंखों के ऊपर एक आंसू की परत आ जाती है, और वो हमारी आंखों को लुब्रिकेट करती है। सर, एक कॉलर है दिल्ली से, संजय अपना सवाल हेलो जी। संजय, अपना सवाल कीजिए।
मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ सभी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि एक नई बीमारी आई हुई है ये, और इन सभी डॉक्टर्स के पास एक अपना अच्छा नेटवर्क होता है, डॉक्टर्स है, उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, तो इनको एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए और उस ग्रुप की सहायता से अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कम्युनिकेट करके उसको मैसेज दे दें, क्योंकि जो सुविधाएं चाहिए हैं वो सभी जगह अवेलेबल नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो पैनिक क्रिएट होता है वो पैनिक नहीं क्रिएट होगा, और इसको जो लोकल IMA है उसकी ब्रांच है उसकी भी हेल्प की जा सकती है, ताकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सभी को मिल जाए कि ये दिक्कत हो रही है, हम कैसे उसको। बिल्कुल संजय जी, समय का अभाव है, आपने जो सुझाव दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरेश, आपका भी शुक्रिया सर, और डॉक्टर अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, साथ ही साथ येलो फंगस जो एक नया मामला सामने आया उसकी बात की, साथ ही साथ बच्चों में संक्रमण फैलता जा रहा है उसकी भी जानकारी हमने डॉक्टर से ली। हम उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आपको जरूर फायदा पहुंचा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।